ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूँ कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर है। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी। जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। और उत्तराखंड में अब कौन बनेगा मुखिया, या यूं कह लीजिए कौन बनेगा नया मुखिया, क्योंकि वहां के मुखिया इस्तीफा दे चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा देकर पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर दरअसल उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की पारी खत्म हो गई है। विधायक मंत्रियों की नाराजगी कुर्सी के साथ खत्म हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की दरअसल इस्तीफा देने के बाद भावुक भी नजर आए। त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा देने के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत तो उनके चेहरे पर मायूसी नजर आ रही थी, भावुकता भी नजर आई जब उनसे सवाल किए जा रहे थे। और एक सवाल के जवाब में तो इतना कह गए कि जब उनसे सवाल किया गया कि इस्तीफा आपने क्यों दिया, तो उन्होंने इसका जवाब इस लिहाज से दिया कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा इसका जवाब हासिल करने के लिए। दिल्ली जाइए, दिल्ली जाकर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दे चुके हैं, उनकी पारी खत्म हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। क्या कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, सुनिए जरा। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूँ कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर है। मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया। एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था कि एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में, आज कितना तारीख है, आज 9 तारीख, 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की, अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप करके आ गया हूँ। नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। तो दिल्ली जाना पड़ेगा आपको इसका जवाब हासिल करने के लिए। लेकिन आखिर ये सिचुएशन, ये परिस्थिति, ये स्थिति कैसे पनप गई कि उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा त्रिवेंद्र सिंह रावत को? जरा समझिए आखिर क्यों इस तरह की स्थिति पनपी और आखिर बड़ी बातें क्या कुछ रही त्रिवेंद्र सिंह रावत की। त्रिवेंद्र सिंह रावत से विधायक और मंत्री दरअसल नाराज चल रहे थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत से जो विधायक और मंत्री नाराज चल रहे थे, नाराजगी की वजह मुख्यमंत्री का व्यवहार बताया गया। उनका व्यवहार बताया गया था कि
वो बात नहीं करते थे। अफसरशाही को लेकर बातचीत हुई थी, इसके अलावा बजट को लेकर भी नाराजगी बताई गई है। आंतरिक कलह की बात केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंची जब उनको ये पता चला कि उत्तराखंड के भीतर ही सरकार और मंत्रियों के बीच बन नहीं रही है, तो देखा गया केंद्रीय नेतृत्व अचानक 2 पर्यवेक्षक दिल्ली के से देहरादून पहुंच गए। केंद्र से देहरादून में मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं से बातचीत की गई, चर्चा की गई और उसके बाद विधायक मंत्रियों की नाराजगी भी दूर ना हो सकी। उनके बाद भी अगले साल प्रदेश में दरअसल विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले बीजेपी नेताओं की नाराजगी, केंद्र नहीं चाहता था कि ये बीजेपी नेता नाराज रहें क्योंकि इसका फायदा सीधे कांग्रेस को मिल सकता था कि अगर ऐसी ही अंदरूनी कलह बनी रहती, इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तो ये आपने समझा कि आखिर क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं। अब जरा समझिए जरा इस पूरे मामले पर कांग्रेस क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता हरीश रावत और पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। ये सत्ता परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन ये भाजपा भाग्य परिवर्तन, जनता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, उसमें विश्वास नहीं करती है। वो तो चेहरे बदलने में विश्वास करती है और कोई चेहरा लाएं, लेकिन अब भाजपा का समय खत्म हो गया है। 2022 में जिस तरीके से आज सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वैसे ही 2022 में भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी। क्या आपको लगता है 4 साल में त्रिवेंद्र सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया? ये बुरी तरीके से फेल हुए, इसको हम नहीं मान रहे हैं। इसको अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी मान लिया है कि 4 साल हमारी सरकार उत्तराखंड में कुछ भी नहीं कर रही। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर अब कौन बनेगा नया मुखिया उत्तराखंड का, और उससे पहले इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन पड़ी कि एक मुख्यमंत्री को जो 5 साल पूरा करने वाले थे, और उत्तराखंड में ऐसा इतिहास रहा है कि एक मुख्यमंत्री छोड़कर कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा है कि जो 5 साल कंप्लीट कर लिए हो, लेकिन 4 साल होने वाले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत को। तमाम बातों पर जिक्र करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रतिमा सिंह, हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक पर्सन जुड़ रहे हैं अपना पक्ष रखने के लिए। स्वागत आपका प्रतिमा जी। अरविंद सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। स्वागत अरविंद सिंह साहब। अजय शर्मा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जानेंगे कि आखिर क्या कुछ पत्रकार की नजर में देखा गया उत्तराखंड में। स्वागत अजय शर्मा साहब आपका भी। अरविंद सिंह साहब, सबसे पहले आपसे सवाल है, क्या हुआ है उत्तराखंड में? ये देखिए, आपने अभी मुख्यमंत्री का बयान सुना। उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी को, उसने सेवा का मौका दिया हमें, सर्वसम्मति से दूसरे मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक मंडल दल के द्वारा किया जाए। तो मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कोई सत्ता भोगने का माध्यम नहीं होता है, सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम होता है। और पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को उपयुक्त समझा, उनको सेवा का मौका दिया। अब पार्टी ने निर्णय लिया है, उसको जिसको उपयुक्त वो समझेगी, विधायक मंडल दल से विचार करके उसको तय करेगी उसका नाम। तो हमारे वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता क्यों इस्तीफा लिया गया है सर? अरविंद सिंह साहब, त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे थे, उनसे जब सवाल किया गया तो कह रहे थे दिल्ली जाकर आपको पूछना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम पार्टी को धन्यवाद दे रहे हैं और सत्ता कोई अस्थायी नहीं होता है, सेवा का माध्यम होता है। पार्टी जिसको उपयुक्त समझती है उसको दायित्व देती है और कार्यकर्ता उसको सहर्ष स्वीकार करता है। और अब्दुल भाई, मैं आपको बताऊं, तो अब उपयुक्त नहीं है आपके लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के लिए? उत्तराखंड की सरकार चलाने में सक्षम नहीं है? आप मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के मत पेश करिए। मैं आपकी बात कर रहा हूं, जो आप कह रहे हैं हम वही बात कर रहे हैं। तोड़ना और मरोड़ना हमने नहीं सीखा सर, हम आपकी बात ही कर रहे हैं। आपने कहा उपयुक्त नहीं है, तो हम वही पूछ रहे, क्या अब त्रिवेंद्र सिंह रावत उपयुक्त नहीं है, सक्षम नहीं है सरकार चलाने में, इसलिए आपने इस्तीफा ले लिया? मैं अपने वाक्य को दोहरा दूं कि हमारे हर प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए कई सारे नाम और चेहरे उपयुक्त हैं, लेकिन उसमें से किसी एक को जिम्मेदारी देनी होती है, सबको नहीं दी जा सकती है। पार्टी तय करती है कि कब किसको कहां पे कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। क्या पता कल उनको इससे भी बड़ी जिम्मेदारी मिले, क्या पता कल इनको इससे भी बड़े काम में लगाया जाए। तो 4 साल लग गए आपको सर उनकी जिम्मेदारी तय करते करते। दायित्व देना है।
जी 4 साल लग गए आपको जिम्मेदारी तय करते करते। और क्या पता कि कल चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के दृष्टिकोण से राज्य की कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही हो, उनके कंधे पे बड़ा जिम्मेदारी रखे जाने का पार्टी डिसीजन ले रही हो। अच्छा। तो सत्ता परिवर्तन को ये कोई इतना बड़ा वो नहीं विषय नहीं बनाना चाहिए। ये कांग्रेस के मध्य प्रदेश और राजस्थान और कर्नाटक जैसे जुत्तम पैजमवार की स्थिति नहीं है यहाँ। ठीक है, डॉक्टर प्रतिमा मिश्रा जो मुस्कुरा रही है, लेकिन स्थिति आपकी भी कुछ ऐसी है, दोनों के सहमति से। ठीक है अरविंद सिंह साहब, डॉक्टर प्रतिमा के पास पहुंचते हैं। प्रतिमा जी बताइए जरा। प्रतिमा सिंह है तो ये सॉरी फॉर तो ये प्लीज मिश्रा हटा दीजिए। दूसरी बात, अभी अरविंद सिंह जी बात कह रहे हैं कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी में कई मुख्यमंत्री के चेहरे होते हैं, जिसको काबिल समझते हैं उसको दे देते हैं हम पद। तो मुद्दा ये है कि तू देखिए, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। ये देखिए, वैसे तो ये इनका आंतरिक मामला है, पर क्योंकि ये जो असंतोष त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ था वो आज से नहीं है, वो पिछले 4 सालों से इनके अंदर ही अंदर बुनता चला जा रहा था, जिसका परिणाम आपने 2-3 दिन पहले जब सेशन बीच में छोड़ करके अनिश्चितकालीन तक के लिए जो सदन था उसको स्थगित करके इनको वापस आना पड़ा। तो ये सामने अब आया हुआ है। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि विधायकों में कितना असंतोष था कि इनको जो है लेकिन प्रतिमा जी विधायकों में असंतोष था, ठीक है, अभी बीजेपी की स्थिति ऐसी हो रही है, लेकिन उत्तराखंड का तो इतिहास रहा है ना, वो कांग्रेस की सत्ता रही हो या बीजेपी की सत्ता रही हो, कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल तो पूरा कर ही नहीं पाता है, किसी भी कारणवश उसको अपना पद छोड़ना ही पड़ता है, और उसमें कांग्रेस भी शामिल ही है। ना 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 ना, आप देखिए अब्दुल जी, एक मैं आपको इतिहास की बात कही तो मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, जो ये बीजेपी का कृत्य है आज का, वो इन्होंने खुद अपने जो है जो इनका इतिहास है उसकी पुनरावृत्ति की है। चाहे वो नित्यानंद स्वामी की बात कर लीजिए, उनको हटा करके जो इन्होंने कोश्यारी जी को लेके आए, फिर उनको हटा करके निशंक जी को लेके आए, फिर निशंक जी को भी हटा दिया, फिर खंडूरी जी को लेके आए। तो आप समझिए, इस देवभूमि में 10-10 साल कांग्रेस ने, 10 साल भाजपा, 10 साल कांग्रेस ने प्रदेश की सेवा की है, 10 साल भाजपा ने प्रदेश पे राज किया है, और 10 मुख्यमंत्री रहे हमारे। आप देखिए, जिसमें कि 3 जो है, सिर्फ 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस से रहे हैं, बाकी जो 7 मुख्यमंत्री थे, ये इनके पास इतनी अस्थिरता है, इनके वही चीज है ना। लेकिन स्थिति आपकी भी ऐसी थी उत्तराखंड में, जितना अभी तक का इतिहास है, जब से उत्तराखंड बना है तब से ऐसे ही हुआ है। सिर्फ तिवारी साहब को छोड़ दिया जाए, एनडी तिवारी को, तो उसके अलावा किसी ने 5 बरस पूरे नहीं किए। आ रहा हूं मैं आपके पास, मैं अजय शर्मा से भी एक इस पर ही रिएक्शन ले लूं। अजय शर्मा, क्या लगा है आपको कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना पद छोड़ देते हैं, कहते दिल्ली जाकर पूछिए जरा कि आखिर क्यों इस्तीफा दिया? सभी बातों को साधने की कोशिश की है, और लेकिन जो अंदर खाने की बातें हैं वो अलग है, जो हमें समझ में आती है। देखिए, गैरसैंण का जो अभी देख रहे थे आप, जो कमिश्नर जिस तरह से बनाया गया और वो मामला कितना सुन पड़ा, और इसने जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत को कटघरे में खड़ा कर दिया, ठीक है, और उसकी चारों तरफ आलोचना हुई, और इसके अलावा उनके ऊपर इस बात के भी आरोप लगे और आलोचना उसको झेली उन्होंने कि गढ़वाल और कुमाऊं रीजन को लेकर जिस तरीके से आरोप उन पर लगते रहे कि वो जो है कुमाऊं मंडल को जो है इग्नोर कर रहे हैं, और ये जो मामले हैं अंदर खाने के, इसने एक असंतोष पैदा किया है, और जो ब्राह्मण वहां का जो एक वोटर है वो उनसे एक असंतुष्ट नजर आया। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, और जिसकी वजह से वहां के जो आम जनता है, जो वोटर है, उसने जो भी रिपोर्ट दी और उनके विधायकों ने जो रिपोर्ट सौंप दी दिल्ली को, यदि क्या 1 साल के अंदर चुनाव होने हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? मैं उसी पर आ रहा हूँ, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, एक तो सेवा, कि बीजेपी में जो भी आता है सेवा उसका उद्देश्य होता है, दूसरा चुनाव का दृष्टिकोण। तो सवाल यहां पर उठता है कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत वो सेवा नहीं
और दूसरा जो चुनाव का दृष्टिकोण है, चुनाव के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक मुख्यमंत्री दूसरा लाया जाएगा। ये उत्तरांचल की राजनीति में पहला मौका है जब किसी से इस्तीफा मांगा गया है। ये इस्तीफा मांगा गया है, आप देखिए इस्तीफा, और ये बजट के अगले दिन ही हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज देता है। अब ये जो नए व्यक्ति आएंगे वो कौन है, क्या वो डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे 1 साल के अंदर या 10 महीने के अंदर? बहुत तमाम सवाल है। डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? बजट तो आखिरी बजट उत्तराखंड का पेश हो चुका है, अब करने को रहेगा क्या? अगर मुख्यमंत्री आते हैं अरविंद सिंह साहब, अगर नया मुख्यमंत्री आता है, क्या करेगा आके वहां पर, किस तरह से काम करेगा? क्योंकि बजट तो पेश हो चुका है, अब तो कुछ काम करने के लिए रहेगा ही नहीं, क्या करेगा वो? अब्दुल नबी भाई, आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दूं उसके पहले मैं डॉक्टर प्रतिमा मिश्रा जी ने जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं उसके लिए मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवां लूटा कहां। तो ये अपना क्वेश्चन मेरे से पूछ रही है, आप तो ये बताओ आपका मध्य प्रदेश में और कर्नाटक का कारवां कैसे लूट गया, उसका जवाब दो। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की कोई कारवां लूटा? जरा सुनिए, जरा संयम दिखाइए। जब आप बोल रही थी तो मैं बीच में नहीं बोला, थोड़ा संयम का परिचय दीजिए, थोड़ा संयम का परिचय दीजिए प्रतिमा जी, थोड़ा संयम का परिचय दीजिए। जब आपकी बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा, आपकी बारी जब आएगी तो बोल लीजिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। थोड़ा संयम का परिचय दीजिए। तो कारवां आपका लूटा है, आप जवाब दीजिए। उत्तराखंड में स्वाभाविक नेतृत्व परिवर्तन पार्टी के डिसीजन के अनुसार हो रहा है, यहाँ कोई जूतम पैदा नहीं हुआ है। नहीं सर, एक सवाल ये है, सचिन अरविंद सिंह साहब आप ये बताइए, आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं संगठन, दिग्विजय सिंह के, सुनिए अरविंद सिंह साहब, सवाल ये, अरविंद सिंह साहब सवाल ये है कि संगठन ने ये तय किया कि वहां पर नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, आखिर 4 बरस क्यों लग गए आपको वहां पर ये खोजने के लिए कि नेतृत्व में दम ही नहीं है वहां पर? देखिए, इसका भी जवाब दूंगा। दूसरा, इन्होंने कहा इनके गवर्नमेंट ने उत्तराखंड का सेवा किया। जवाब दीजिए ना आप। मैं दे रहा हूँ हाँ। मुझे 30 सेकंड दीजिए। उत्तराखंड के गठन में ये तो साथी नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड का गठन किया, ये तो मुलायम सिंह यादव गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। उत्तराखंड के गठन सवाल का ये जवाब 4 बरस क्यों लग गए? मुझे इसमें कुछ कहना है, मुझे ये बात समझ में आती है, तू मेरी ना कहे मैं तेरी ना कहूं, बस कारवां ऐसे चलता रहे, क्यों हम दुनिया को बताएं कि कैसे क्या हुआ। लेकिन ये तो जनता है, सब जानती है, सब समझती है। आप उत्तरांचल में बैठकर छत्तीसगढ़ दूसरे जगह चले गए, लेकिन हम जो समझ रहे हैं, मैं उसका जवाब भी दूंगी, आप मुझे टाइम दीजिए। उत्तरांचल के इतिहास में ये शायद मैं समझता हूँ, मैं पहले अरविंद सिंह के सवाल का जवाब ले लूं जरा, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। आपको पता है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा है, उत्तराखंड सरकार काम नहीं कर रही है, ये सरकार खुद कह रही है, ये खुद संगठन ने जब इस बात का जिक्र हुआ आपके मंत्री, आपके विधायक तमाम ये कहते नजर आए हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, हम जब मुख्यमंत्री के पास जाते हैं वो हमारी सुनते नहीं है, ये तमाम बातों का जिक्र हुआ है। जब इस बात की भनक, इस बात का संज्ञान संगठन को था तो 4 बरस क्यों लग गए आपको ये देखते देखते, ये तय करते करते कि नहीं हमें संगठनात्मक परिवर्तन चाहिए अब? रवि जी, हमारे मुख्यमंत्री ने और हमारी गवर्नमेंट ने शानदार काम किया है। जो नया लीडरशिप आएगा तो नए मुख्यमंत्री आएंगे, इस काम को आगे अगर उन्होंने काम अच्छा किया है तो क्यों परिवर्तन करने की जरूरत पड़ गई आपको? चाहे सब कोई डिसीजन ले, जब चाहे तब तय करे किस काम। नहीं, अरविंद सिंह साहब ये बात हलक से नहीं उतरती है। अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको अपने पद से हटा देंगे 9 दिन पहले। अरे भाई साहब, को हो सकता है जब 4 बरस उसके रह गए हो, 9 दिन में 9 दिन रह गए हो 4 बरस में। 4 साल बाद 9 दिन बाद मुझे अरविंद सिंह साहब मुझे एक बात बताइए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया जी, बहुत अच्छा काम किया है। तो आप एक और बात बताइए सर, अगर अच्छा काम किया है तो क्या संगठन जिस प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है उसके मुख्यमंत्री को पद से हटा देगा?
अरे भाई साहब, ये हमारा इंटरनल डिस्कशन है। क्या बात है सर, मतलब प्रदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप आवाम की कोई चिंता नहीं है, आपको प्रदेश की जनता की चिंता नहीं है। आप कह रहे हैं अच्छा काम हो रहा है और अच्छे काम में ही आप मुखिया को हटा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं ये इंटरनल मामला है। क्या देखिए, हमारे वहाँ नीति है, सिद्धांत है, कार्यक्रम है, जो भी व्यक्ति आएगा ठीक है, इसमें कोई बात। अजय जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। आप निगेटिव मत लीजिए। अरे सर नेगेटिव क्या, आप ये बताइए ना हमें। ठीक है, प्रतिमा जी बोलिए क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं बीच में एक सेंटेंस कहना चाहता हूँ। बीजेपी की प्रवक्ता, एक मिनट प्रतिमा जी, हाँ अजय जी अपना कंप्लीट कीजिए सेंटेंस। बीजेपी के प्रवक्ता सही कह रहे हैं, अच्छा काम हो रहा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो फिर इनको हटना पड़ा। शायद यही वो टीज थी जो उनके स्टेटमेंट में थी, मैं छोटे गांव से, छोटे घर से आया हूं। तो ये अपने आप में जो दर्द दिखाता है। और घसियारी योजना का उन्होंने हमारे आपके पास कहा पहली बात ठीक है, ये संभव है। अरे अरविंद सिंह साहब, आप सवाल का जवाब दे नहीं पा रहे हैं सर। सपने में भी नहीं समझ में आ रही है। आप ठीक है, प्रतिमा जी जवाब दे रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी का संभव है, ये कांग्रेस में संभव नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, तो वही बन समझ में आता है। अरविंद सिंह कांग्रेस में क्या है क्या नहीं है, वो सवाल हमने कांग्रेस से भी किया जब उसमें हमें देखने को मिलता है। पहली बात आइए जरा प्रतिमा जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि आप एमपी को संभालिए। देखिए अरविंद सिंह जी, यहाँ पे फैक्ट्स अलग है, वहाँ पे सिचुएशन अलग थी। हमारा कारवां लूटा नहीं था, हमारा कारवां आपने लूटा था। जो और दूसरी बात आप सुन लीजिए, देखिए फिर सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए। अरविंद सिंह जी बीच में मत बोलिए, 23 सीनियर लीडर नहीं तो मैं आपको बोलने नहीं बोल रही हूँ। आप बीच में मत बोलिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीच में मत बोलिए, मैं आपको बोल रही हूँ बीच में मत बोलिए। करेंगी आपके बाद तो सोनिया का और राहुल गांधी का पार्टी के अवैध रूप से कब्जा है। अरविंद जी बीच में मत बोलिए, मुझे अपनी बात रखने रुकिए जरा, रुकिए एक मिनट, रुकिए अरविंद सिंह जी, रुकिए अरविंद सिंह जी, रुकिए अरविंद सिंह जी। एक बड़ी खबर आ रही है, केंद्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जरूरत है, ये दुष्यंत गौतम कह रहे हैं। दरअसल दुष्यंत गौतम पर्यवेक्षक है जो पहुंचे थे उत्तराखंड में, केंद्र में लाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को संतुष्ट करने की कोशिश दरअसल की जाएगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत पर बीजेपी महासचिव का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जरूरत है, ये दुष्यंत गौतम कहते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा दुष्यंत गौतम क्या कुछ कहते हुए नजर आए, आप खुद सुनिए। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम जी। सर, जिस तरीके से आज इस्तीफा हो चुका है, विपक्ष कह रहा है कि भीतर खेमे में लगातार बातचीत नहीं हो पा रही थी, विवाद चल रहा था, इसको किस तरीके से लेते इस्तीफे? देखो, इस्तीफा कोई विवाद का कारण नहीं है, पार्टी का विस्तार चल रहा है। हम साउथ में भी सरकारें बना रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बनाई है चारों तरफ, इसलिए हमें अच्छे कार्यकर्ताओं की केंद्र में भी आवश्यकता है। उनके अनुभवों का, सरकार चलाने का अनुभव और संगठन का अनुभव का लाभ केंद्र में लिया जाएगा। सर, जो नए सीएम की दावेदारी होगी, जो नया सीएम बनाया जाएगा, उसके लिए तमाम चीजें क्या चल रही, क्या मापदंड रहेगा, किस आधार पर? सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल जिसका निर्णय करेगा उस निर्णय से केंद्र को अवगत कराया जाएगा। अवगत जिस पर सहमति देगा उसकी घोषणा हो जाएगी। सर, जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस्तीफा दिया है, उस इस्तीफे को आप कह रहे हैं कि केंद्र को उनकी जरूरत है, लेकिन तमाम जो चीजें अगर देखी जाएं तो क्या लग रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व तब उनको अपने साथ रखेगा? देखिएगा, अभी मैं त्रिवेंद्र रावत जी का इंटरव्यू देख रहा था इस्तीफा देने के बाद में, उन्होंने बड़ा अच्छा अनुभव जनता के सामने रखा है कि गरीब परिवार से आकर एक मुख्यमंत्री बनना ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री या बड़ा नेता कोई राजनीति का पेट से पैदा नहीं हुआ, सभी लोग ऐसे अनुभव से, उनको बड़ा गौरव है इस बात का कि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और आने वाले समय में और भी उनके अनुभव का उपयोग किया जाए। सर, बातचीत डिप्टी सीएम के लिए भी हो रही कि एक डिप्टी सीएम भी होगा इस बार उत्तराखंड में? ऐसा भी कुछ समझ में नहीं आया, जानकारी में भी नहीं है, होगा तो आपको बताया जाए। बिल्कुल सर, हमसे बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम। सर, राहुल के साथ केशव मोहन मिश्रा, J24/7 न्यूज, दिल्ली। चले, लगातार मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रतिभा सिंह, बात कंप्लीट कीजिए आप पूरी। जी देखिए, अभी बात हो रही थी कि 4 सालों में बहुत बढ़िया काम हुआ,
अगर 4 सालों में इतना बढ़िया काम हो रहा होता तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने की जरूरत ना पड़ती। अब 4 सालों का आपको काम मैं गिना देती हूँ। देखिए अरविंद सिंह साहब जरा रुकिए। अरविंद सिंह साहब सुनिए, जरा पूरी बात सुनिए। उत्तराखंड में जो आपका पांडा और पुरोहित है, सर्वसम्मति से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। अरविंद सिंह साहब सुन लीजिए जरा, अरविंद सिंह साहब सुन लीजिए जरा, दर्शकों को नहीं समझ में आएगा सर क्या बात कर रहे हैं। आंखें नहीं खुली, सरकार के कानों में जू नहीं रोगी। जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है वहाँ पे पांडव प्रतिमा सिंह साहब, प्रतिमा सिंह मोहतरमा, प्रतिमा सिंह जी, प्रतिमा सिंह जी एक चीज समझाइए जरा, रुकिए जरा। अरविंद सिंह रुकिए, अरविंद सिंह रुकिए, अरविंद सिंह रुकिए, अरविंद सिंह जरा रुकिए, अरविंद सिंह रुकिए जरा। प्रतिमा सिंह 23% पर है। प्रतिमा सिंह एक चीज बताइए जरा, डबल बेरोजगारी है वो उत्तराखंड में है। प्रतिमा सिंह एक चीज बताइए जरा कि आपको ये नहीं लगता है कि कांग्रेस अगर इस पर सवाल खड़े कर रही है, वो तो सिर्फ उत्तराखंड में ऐसी स्थिति पनपी है, लेकिन कांग्रेस अगर देखें हम, वो हर तरफ हमने देखा है कांग्रेस के अंदर खाने किस तरह से एकजुटता नहीं नजर आती है, कांग्रेस के भीतर किस तरह से चीजें गड़बड़ी नजर आती है, कांग्रेस के भीतर कहां अच्छाई कहां नजर आ रही है। अभी जिस बात का अरविंद सिंह जिक्र कर रहे थे, नहीं आप कह रही है ना, बिल्कुल हमारी कांग्रेस में आपको अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी जिस पार्टी में होती है, अगर किसी के मन में ठीक है। अजय शर्मा आइए जरा फिर। भारतीय जनता पार्टी ने 4 सालों में से दूसरों के घर में ही दूसरों के घर में झांकते ये भूल गए। आप अपने भीतर को झांकिए ना प्रतिमा सिंह जी, प्रतिमा सिंह जी आप अपनी पार्टी के भीतर को झांकिए ना। ठीक है, अजय शर्मा क्या कहना चाह रहे हैं, फिर अरविंद सिंह साहब का पास आ रहा। देखिए कांग्रेस के पास में तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, वो पूरी तरह घेरेगी। लगभग 10 महीने का समय है चुनाव के लिए, वो पूरा तरह घेरेगी, उसको बहुत मुद्दा है। लेकिन अभी हमने सुना महासचिव का बयान, मुझे उसको सुनकर ना कुछ याद आता है। बहुत फौरी तौर पे हम अपनी पत्रकारिता में सुनते हैं, आपने भी सुना होगा कि फला दरोगा यदि सस्पेंड हो जाता है या अधिकारी सस्पेंड हो जाता है, उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है, उसको पीएससी भेज दिया जाता है, या उसको एसएसपी ऑफिस में लगा दिया जाता है या डीजीपी ऑफिस में लगा दिया जाता है। तो आप समझिए, या फिर जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं जब डेपुटेशन पे गया और मुझसे मेरे कलीग से कहा गया कि यदि आप सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो क्या हम दिल्ली से कह दें कि आपको वापस बुला लिया जाए। तो मेरे कहने का जो पर्पज है कि यहाँ पर सक्रिय राजनीति से हटाकर उनको जो है दूसरी तरफ भेज दिया गया है, तो सक्रिय राजनीति से हटकर वो किस भूमिका में रहेंगे आने वाले समय पता चलेगा। चलिए, अरविंद सिंह साहब के पास इतना ही वक्त था, हमारे साथ अरविंद सिंह साहब नहीं है अभी, लेकिन प्रतिमा सिंह एक चीज अहम ये भी है कि जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को केंद्र में जिम्मेदारी मिलेगी, क्या लग रहा है आपको कि ये भी सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है? देखिए, मैं एक बहुत बात आपको स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो खेल ये खेल रहे हैं आज, कि जो पिछले 4 सालों का जो नाकामयाबियों का ठीकरा है, ये एक असफलता पूर्वक ये त्रिवेंद्र सिंह रावत पे फोड़ना चाहते हैं। तो ये भूल गए हैं कि ये देवभूमि की जनता है और पार्टी का जो अंतर कला है और जो असफलताएं हैं इनकी 4 सालों की, ये जनता के सामने आ चुकी है। अब जनता बहुत बेसब्री से 2022 का इंतजार कर रही है कि जैसे ही इलेक्शन आएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी को उनकी असली जगह दिखाएगी। आप समझिए, पिछले 4 सालों में जो देखिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सरकार क्यों बनती है? जनता सरकार बनाती है और सरकार जनता के लिए होती है। लेकिन आप 4 सालों का अगर रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए तो एक भी जनहित के जो मुद्दे हैं वो नहीं उठाए गए हैं, एक भी जनहित के पॉलिसीज नहीं बनाई गई हैं, सिर्फ और सिर्फ जन विरोधी ही योजनाएं बनाई है सरकार ने। आज आप देखिए, युवा सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है। लेकिन प्रतिमा सिंह जी, मैं एक हरीश रावत का एक बयान सुन रहा था और पढ़ रहा था। हरीश रावत ने खुद अपने संगठन को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। हरीश रावत ये कहते हैं कि कांग्रेस ने मुझे सामूहिकता के लायक नहीं समझा, यानी कि आपके भीतर भी तो यही स्थिति है जो इस वक्त नजर आ रही है।
नहीं देखिए, हमारी स्थिति को और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को एक जैसा जोड़ना बिल्कुल गलत है। मैंने जैसा अभी आपको बोला, हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है। आप भारतीय जनता पार्टी में इतना ज्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंसेस रहे हैं पिछले 4 सालों में कि मुख्यमंत्री को खुद को अपने जो है कामगार बोर्ड का जो चेयरमैन है उसको हटाना पड़ता है करप्शन के चार्जेस में। और जो हमारी रेखा आर्या मैडम का विभाग है उनको ये तक पता नहीं होता कि उनके विभाग में डायरेक्टर कौन है। तो इस तरीके के जो यहाँ पे मंत्रिमंडल और मंत्रियों के बीच, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच ही समन्वय नहीं रहा है। और देखिए रही बात अगर उत्तराखंड के भीतर की बात की जाए, वहां पर भी समन्वय नहीं बन रहा था। एक समय ऐसा था और यही कारण है कि हरीश रावत भी इस तरह के बयान देते नजर आए थे, अपने संगठन से ही नाराज नजर आए और उनको मान मनव्वल के लिए बाकायदा केंद्र से पहुंचे थे वहां पर और केंद्र में बुलाना पड़ा, दिल्ली बुलाना पड़ा था और बातचीत हुई थी, शायद आपको याद होगा। लेकिन अजय शर्मा इसी बात का ही मैं जिक्र कर रहा हूं, इसी बात का ही जिक्र कर रहा हूं कि सिर्फ एक पार्टी नहीं है। अगर कांग्रेस का जिक्र करें या बीजेपी का जिक्र करें, दोनों में ही ऐसी स्थिति पनपी है कि नाराजगी देखने को मिली है। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से। जरा बताइए अजय शर्मा। देखिए, आपकी बात एकदम सही है। तभी मैंने कहा शुरू में कि तू मेरी मत कहे मैं तेरी ना कहूं, बस कारवां ऐसे चलता रहे है। और हम पिछले जब से उत्तरांचल का गठन हुआ है, बना है, हमने वहां पर सिर्फ यही देखा है। और करप्शन के कितने मामले वहां से उजागर हुए हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो। तो करप्शन तो एक बहुत बड़ा मामला है उत्तरांचल का। इसके अलावा वहां की योजनाएं नहीं होती हैं, नहीं हो पाता है। तो ये जो मैं समझता हूं कि उत्तरांचल एक ऐसा स्टेट बन गया है जिसको दूहा जा रहा है। अब इतना दूहा जा रहा है कि वहां इतना सब कुछ है और जो लोग खाए जा रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है वो त्राहिमाम कह रही है कि हमें हमारे लिए तो कुछ कर दो। तो पहाड़ जो है, अभी आप देखें पहाड़ों में कितनी जो है प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, उसका रीजन क्या है उसको भी समझने की कोशिश करें। वहां का टूरिज्म पूरा खत्म हो गया, वहां का जो रियल एस्टेट का कारोबार है वो भी लगभग खत्म सा है, वहां पर जो माइंस का काम है वो भी लगभग खत्म सा है। तो आप आखिरकार कर क्या रहे हैं वहां पर? वहां के लोग धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अजय शर्मा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं और अब से कुछ देर पहले अरविंद सिंह साहब थे, वो ये बता नहीं पाए कि आखिर मुख्यमंत्री साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दिल्ली जाकर पूछो। क्या लग रहा है अभी आपको कि अब मुख्यमंत्री, जो अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका किरदार क्या रहने वाला है और क्या सियासी समीकरण अभी बदलते नजर आ रहे उत्तराखंड में? बिल्कुल, देखिए अब्दुल, सियासी समीकरण की अगर बात करें तो सियासत में इस तरह का फेरबदल चलता रहता है। लेकिन उत्तराखंड की बात अगर आप करें तो यहाँ पे चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चेहरा बदलने में दोनों किसी से कम नहीं है। आप देखिए नित्यानंद स्वामी के समय से लगा के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनको बदला गया, कोश्यारी को लाया गया, उसके बाद फिर जब इनकी दोबारा सरकार आई खंडूड़ी को हटा के निशंक को लाया गया, फिर निशंक को हटा के खंडूड़ी को लाया गया और तब ये बहाना किया गया कि विधायक विरोध में थे और कुछ विधायक बागी होने के लिए तैयार हो गए, इसलिए उन्हें हटाना पड़ा क्योंकि सरकार कमजोर थी, संख्या बल कम था। लेकिन ये प्रचंड बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार कही गई और प्रदेश की जनता और समूचा विपक्ष जानना चाहता है कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाना पड़ा। उनके ऊपर कोई पिछले 4 साल में कोई बड़ा करप्शन का कोई आरोप नहीं है या इस तरह का कोई किसी धंधे में लिप्त होने की कोई जानकारी नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ? जितने बाई इलेक्शन हुए वो सब जीतती रही भारतीय जनता पार्टी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक 3-4 दिन में ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री को त्रिवेंद्र सिंह रावत इतने जो सीनियर लीडर थे उनको हटाना पड़ा? यह एक बड़ा सवाल है यहाँ की राजनीति में भी, यहाँ की आम जनता का भी और विपक्षी पार्टियों का भी। मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ पर करप्शन की बात हो रही है। ये सरकार का दावा था 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, लेकिन अगर हम एक करप्शन की जो हमारे पास एक लिस्ट है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में हुई है, आप चाहे वो आप सीएम पर खुद ही आप देख लीजिए आरोप लगाए, हाईकोर्ट ने खुद क्राइम ऑफ सीबीआई को ये डायरेक्शन दिया था कि आप जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ FIR दर्ज कराइए। वो अलग बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट में उसी FIR से रिलेटेड जो स्टे ऑर्डर था उसकी सुनवाई है। तो उस सुनवाई में क्या होने वाला है ये तो अभी आप नहीं बता सकते, पर बहुत सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि आप जो है हाई कोर्ट को वापस दे दे कि भाई हाई कोर्ट के जो संज्ञान में जो आता है वो कॉग्निजेंस ले सकती है। तो बहुत बड़ा जो दाव पहले मुख्यमंत्री ये होंगे
क्या ये भी तस्वीर एक है उत्तराखंड की? ये होंगे। देखिए, जिसकी बात रत्ना जी कर रही है वह एक पत्रकार के साथ इनका जो झगड़ा हुआ था, या कहिए एक रंजिश के तौर पे, जैसे व्यक्तिगत रंजिश कह सकते हैं, उस तरह से झगड़े हुए और किस तरह से उन्होंने उनके स्टिंग निकाले और किस तरह से उन्होंने FIR किए, वो बड़ी लंबी कहानी है। और मैं नहीं समझता कि उसमें कोई राजनीति की बात है। वह जरूर ये राजनेता थे और उस पत्रकार की छवि भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। उनका बंगाल में भी उनके खिलाफ FIR है, झारखंड में भी उनके खिलाफ FIR है। तो त्रिवेंद्र रावत की सरकार बंगाल में तो है नहीं। ये जो त्रिवेंद्र रावत के पक्ष का कहना था, मैं वो बात बता रहा हूँ। तो इसलिए उसका इस मामले से बहुत लेना देना नहीं है। और इतना बड़ा जो बदलाव होता है, कोर्ट के फैसले के आने की उम्मीद को देखते हुए हो, देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। आपको ध्यान होगा इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी को जब जगमोहन सिन्हा ने फैसला दिया, मैंने वो शेयर की, इमरजेंसी लगानी पड़ी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि इंदिरा गांधी ने इस्तीफा दे दिया था या उनके जो पार्टी के लोग थे इंदिरा गांधी को तो त्रिवेंद्र सिंह रावत से कंपेयर करना बिल्कुल मेरे ख्याल से, मैं क्या बोलूं, ये तो बिल्कुल घटना की वजह से कंपेयर किया जा रहा है। हाँ, मतलब वोट की वजह से कोई सियासत में बड़ा बदलाव नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस्तीफा दे दिया जाए। अगर इस तरह का भी मामला सामने आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्तीफे की नौबत आ जाएगी। लेकिन इस्तीफे की नौबत आई क्यों, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अजय शर्मा, क्या आपको ये लगता है कि इस्तीफा जो दिया गया है, दिलाया गया है, इसके बाद अब बीजेपी के लिए राह आसान होगी आने वाले चुनावों में या फिर मुश्किल हो जाएगी? देखिए, दोनों तस्वीरें बन सकती हैं। बीजेपी ये कह सकती है कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत में कोई भी मामले खुल के सामने आते हैं और बनते हैं, तो बीजेपी ये कह सकती है कि पिछले मुख्यमंत्री पे इस तरह के आरोप लग रहे थे या ऐसी स्थिति थी, जनता असंतुष्ट थी या विधायक असंतुष्ट थे या करीबी असंतुष्ट थे, हमने उनको हटा दिया। अब नया चेहरा है, तो जो नया चेहरा आएगा 1 साल के लिए, वो एक ऐसा चेहरा रहेगा जिसके बिहाफ पर वो चुनाव में जाना चाहेगी। तो दो तरीके से, या तो वो मुख्यमंत्री के चेहरे के बिहाफ पर चुनाव में जाएगी या बीजेपी अपनी छवि के ऊपर चुनाव में जाएगी। अब ये तय होगा विपक्षी पार्टी से, क्या वो सिर्फ बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेगी या मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करेगी चुनाव में जब जाएगी। तो बीजेपी के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें हैं आने वाले समय में। तभी मैंने कहा कि कितना डैमेज कंट्रोल बीजेपी कर पाएगी और या वो जो नए मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा वो कितना कर पाएगा, ये उसके ऊपर है। 10 महीने का समय है, 10 महीने वो क्या कर पाएंगे। मुझे लगता है कि सारी चीजों की तौमत जो है वो नए मुख्यमंत्री के सर पे बांधती जाने वाली है। खबर आ रही है कल 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी। अजय, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, बैठक में सूबे का अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल ये है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम की भी सुगबुगाहट तेज है। मुख्यमंत्री के लिए धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे चल रहा है। बड़ी और अहम जानकारी, धन सिंह रावत उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखंड में है। रेस में 4 नामों में उनका नाम सबसे आगे है। उसके अलावा अजय भट्ट है, लोकसभा सांसद हैं, नैनीताल से ताल्लुक रखते हैं और अजय भट्ट का भी नाम इस रेस में है। सतपाल महाराज भी हैं इस रेस में और अनिल बलूनी भी हैं राज्यसभा सांसद। ये 4 नामों का जिक्र हो रहा है, लेकिन सबसे आगे धन सिंह रावत के नाम का जिक्र चल रहा है। क्या लग रहा है धीरेन्द्र प्रताप? देखिए, मैं इसमें अजय भट्ट को इग्नोर नहीं करना चाहूंगा। मैं इसमें अजय भट्ट को इग्नोर नहीं करना चाहूंगा। अजय भट्ट का एक काफी अच्छा प्रभाव है और मैं समझता हूं कि जो धन सिंह रावत और अजय भट्ट के अंदर कुछ ना कुछ एक व्यक्ति सामने निकलकर आएगा। हमें लग रहा है कि धन सिंह रावत हो सकती है, लेकिन अचानक से मालूम पड़ता है कि अजय भट्ट है वो चेहरा, क्योंकि उत्तरांचल पे जो पकड़ है वो अजय भट्ट की ज्यादा है। तो मैं जो कयास लगा रहा हूँ, हो सकता है ये हमारा अंदाजा गलत हो, लेकिन अजय भट्ट को नजरअंदाज करना, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, मेरा ये कहना, जिस तरह से बीजेपी के सूत्रों से खबर मिल रही है, अगर विधायकों में से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो निश्चित रूप से वो धन सिंह रावत या सतपाल महाराज लोकसभा या राज्यसभा किसी सदस्य को लाते हैं, यानी सांसदों में से, तो सबसे बड़ा दावा अनिल बलूनी का है, क्योंकि अनिल बलूनी बहुत समय से मुख्यमंत्री पद के तौर पे ही काम कर रहे थे। बल्कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दबी जुबान में कई बार ये बात कही कि अनिल बलूनी हमें हटाना चाहते हैं, हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और उनकी नजर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर भी है। और कई बार त्रिवेंद्र रावत के तीखे विरोध के बाद अनिल बलूनी को स्वयं सामने पिछले दिनों आना पड़ा और उन्हें कहना पड़ा कि जो चुनाव है विधानसभा 2022 का, वो
त्रिवेंद्र रावत के ही चेहरे पे और नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यही रहेंगे 5 साल। तो इस तरह से देखें कि अगर कोई विधायकों में से चुना जाएगा तो धन सिंह रावत का एक बड़ा दावा हो सकता है, लेकिन अगर सांसदों में होगा तो निश्चित रूप से अनिल बलूनी होंगे मुख्यमंत्री। ठीक है डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, कांग्रेस के लिए ये वक्त बहुत ही ज्यादा मुफीद है, क्योंकि इस समय बीजेपी के अंदर जो चल रहा है, कांग्रेस को एक मौका मिल गया है कि आने वाले चुनाव में मुद्दा बना ले और अपने एक तरीके से जीत की राह को और आसान कर ले। देखिए मैं अब्दुल जी आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जो पिछले 4 सालों से हम सड़कों पर कह रहे हैं और उस बात को जो है आला कमान जो भाजपा का है उसने उस बात पे मोहर लगा दी है। जो हम सड़कों पर डेली ये कह रहे हैं कि महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। जो अच्छे दिन के सपने आपने जनता को दिखाए थे, वो अच्छे दिन ये हैं कि जनता को आप उन बुरे दिनों से वापस ले आए जहां पे पेट्रोल 60 रुपए था, आज पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। वो बुरे दिन जहां पे पेट्रोल 55 रुपए, डीजल 55 रुपए का था, आज डीजल 80 पार हो चुका है। वो बुरे दिन थे जहां पे जो है सिलेंडर 385 रुपए का था, आज वही सिलेंडर 838 रुपए का मिल रहा है। तो ये आपने जो जनता के विश्वास पे कुठाराघात किया है, अच्छे दिन का वादा करके जो आप इस तरीके की महंगाई को चरम पे पहुंचा दिया है। और उत्तराखंड में जिस तरीके से व्यक्ति त्रस्त है, आपने प्राधिकरण बना करके एक जो है करप्शन का एक और अड्डा बना दिया है प्राधिकरण के नाम पे। जो उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहते हैं, वहां का पांडा पुरोहित अखाड़े के जो हमारे साधु संत है, सब नाराज है इस सरकार से। वीरेंद्र प्रताप सिंह, एक और चीज बताइए जरा, जो डॉक्टर प्रतिमा सिंह बता रही हैं, जिक्र कर रही हैं, क्या कांग्रेस का जब शासनकाल रहा है उत्तराखंड के भीतर ऐसी स्थिति नहीं थी क्या? वहां पर सब कुछ अच्छा चल रहा था। बिल्कुल अब्दुल, देखिए एक तो कांग्रेस के पास प्रचंड बहुमत कभी नहीं रहा। 2012 में बैसाखी की सरकार बनी और कांग्रेस के कुछ बागी और कुछ बीएसपी को मिला करके जो कहते हैं, जो वैचारिक रूप से भी बिल्कुल अलग थे, उन सबके साथ एक सरकार बनाई जिसका नेतृत्व विजय बहुगुणा ने किया। और जब 2013 में आपदा आई तो पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस सरकार किस तरह से उस आपदा को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में असफल रही और उसके चलते बहुगुणा को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। और जब हरीश रावत का 2 साल का कार्यकाल उन्हें मिला तो कितनी बुरी तरह वो 2 सीटों से हारे और कांग्रेस 11 सीटों पे सिमट के रह गई, जबकि उसके पहले उसके पास लगभग 32 सीटें हुआ करती थी। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस का शासन कितना कुशासन का शिकार रहा है। तो ये कहने की बात है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है तो तमाम आक्रमण कर सकती बीजेपी के कार्यों को लेकर के, लेकिन कांग्रेस इससे बेहतर शासन दे रही थी। अगर ये बात सही होती तो 17 में कांग्रेस रिपीट करती। तो आज मुख्यमंत्री पद के दावेदार 2 जगह से नहीं हार। प्रतिमा जी इस पर रिएक्ट करना चाहिए, फिर मैं अजय जी के पास जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2013 में जो आपदा आई थी, उस आपदा को से निपटने के लिए सब बहुगुणा जी का इस्तीफा सिर्फ इसलिए लिया गया था क्योंकि वो शायद उसको अच्छे से टैकल नहीं कर पा रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 2013 की आपदा के बाद 2015 तक हमने जितने अच्छे काम किए रिहेबिलिटेशन के लिए, आज आप देख लीजिए कोई सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि 2015 में हमारे खुद के नेता राहुल गांधी जी सबसे पहले यात्रा पे केदारनाथ गए कि ताकि लोगों के मन में ये विश्वास हो जाए कि सब सही है, सड़कें सही है, स्थितियां सही हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे टाइम में स्थितियां खराब थी। आप बताइए पिछले 4 सालों में कितनी रोजगार का सृजन भाजपा सरकार ने किया है। हमने तो तब जबकि स्थितियां अनुकूल नहीं थी, जबकि प्रदेश ने सिर्फ अपनी, ये कहते हैं ना कि बर्थ की स्टेज पे था, तब भगवानपुर से लेकर के हरिद्वार के कई क्षेत्रों में हमने सिडकुल का जो है स्थापना कर दी थी। हमने कितने रोजगार बनाए वहां पर, सड़कें। अगर आपने इतना ही काम किया है, अगर इतना ही काम किया था तो आप सत्ता में बरकरार क्यों नहीं रही? वीरेंद्र ये कह रहे हैं ना, वीरेंद्र भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं और यही बात कह रहे हैं कि अगर आपने इतना काम किया होता, अगर आपके भीतर भी अंतर कलह नहीं होती, अंदरूनी कलह नहीं होती और यूं ही बेहतरी से काम कर रहे होते तो आपके ही मुख्यमंत्री 5 बरस तक होते। आपके भी मुख्यमंत्री ऐसे थे जो बीच बीच में गए हैं। अजय शर्मा जरा इस पर आइए, आपका पॉइंट क्या है? देखिए, उत्तरांचल जब से बना है सभी सरकारें अपने अपने दावे कर रही हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन हमने उत्तरांचल को तो मैंने एक जो है समुद्र मंथन की तरह से देख लिया है। सब कुछ निकल रहा है वहां से। मैंने तो वहां से हॉर्स ट्रेडिंग भी देखी है, किस तरह से विधायक वहां से गए और उनको रखा गया और फिर सरकार गिरी।
तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं जो समझ रहा हूं कि उत्तरांचल को जो चाहिए वो देने के लिए वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उतने तैयार दिखाई नहीं देते हैं, या यूं कहें कि डेडिकेटेड नहीं है। वो सिर्फ अपनी व्यक्तिगत राजनीति में ज्यादा इंटरेस्टेड है, इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। तो जब आप राजनीति जो है राज्य हित के बजाय व्यक्तिगत हित में ज्यादा हो जाती है, तब जो जनता होती है वो विद्रोह करती है या फिर सड़क पर उतर आती है। वो धरना प्रदर्शन या आंदोलन के रूप में दिखाई देती है, वो मतदान के रूप में सत्ता परिवर्तन तक चली जाती है। नहीं, एक और चीज है ना अजय शर्मा, डॉक्टर प्रतिमा इसका जवाब देंगी, क्योंकि कांग्रेस के भीतर अभी 2022 को लेकर सुगबुगाहट तेज है, और सुगबुगाहट इस लिहाज से भी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा कौन नहीं होगा, इस पर अभी भी कोई भी तस्वीर नहीं क्लियर करना चाहती है कांग्रेस। इंदिरा हृदयेश ये तक कह देती है कि 2017 में हरीश रावत मुख्यमंत्री का चेहरा थे, जो हमारे लिए लॉस हुआ, ये रिस्क अब नहीं लेना चाहते हैं। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है ना प्रतिमा। देखिए ये चीज तो जो है बीजेपी से निकल कर आई है। बीजेपी ने कभी भी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव से पहले या चुनाव के राह पर चल रही है कांग्रेस, ओपन नहीं किए। नहीं देखिए लोहा काटता है तो उनकी काट तो उन्होंने निकाली है। अगर कांग्रेस ऐसा ना कर रही होती तो हमें राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो है गंगा में डुबकी लगाते हुए मंदिर जाते हुए दिखाई नहीं देते। देखिए अब्दुल जी, कांग्रेस का ये इतिहास रहा है, हमने कभी किसी भी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा। आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए, हमने कभी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके इलेक्शन नहीं लड़ा। जो प्रदेश का जो अध्यक्ष होता है उसके नेतृत्व में क्योंकि उसके पास कमान होती है, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, और उसके बाद आला कमान तय करती है सर्वसम्मति से कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो आप चाहे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आप एमपी, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र कहीं की भी बात कर ले, हमने कभी भी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा। तो इस चेहरे के और हमारे क्लियर कर दिया है कि इसी वजह से असंतोष दिखाई देता है, और इसी असंतोष में सचिन पायलट और सिंधिया परिवार का एग्जाम्पल सामने हमारे। आप सिंधिया परिवार कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ये असंतुष्ट था, ये असंतुष्ट नेता थे ना, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, सिंधिया भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। धीरेन्द्र, आप इस पर क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ये रणनीति रहती है कि वो चेहरा न घोषित करे चुनाव से पहले, क्योंकि उससे गुटबाजी होती है और बहुत सारे लोग नाराज होते हैं और भीतर खाने अंदर खाने और पार्टी का नुकसान करते हैं। आप देखिए 17 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा तय नहीं था। जब रिजल्ट आ गया तब यहाँ त्रिवेंद्र रावत का चेहरा सामने आया। इसी तरह कांग्रेस ने हरीश रावत के नेतृत्व में 17 का चुनाव लड़ा और बहुत बुरी तरह से परास्त हुई। तो यह एक सबक उन दोनों पार्टियों के लिए है कि वो चेहरा नहीं घोषित करते, और बीजेपी का पूरा प्रयास रहता है चेहरा बनाए रखे। जो 2014 से चल रहा है वो है मोदी का चेहरा, और आपको ध्यान होगा 17 का चुनाव का भी मुख्य चेहरा मोदी। धीरेन्द्र, उत्तराखंड का कौन नया मुख्यमंत्री होगा? बिल्कुल अब्दुल, देखिए उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा कल ये बीजेपी की विधानमंडल दल की बैठक में ही तय होगा। जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री पद से शपथ ग्रहण करेगा। लेकिन अभी भी यह एक बड़ा सस्पेंस है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। क्या डॉक्टर उन सांसदों में से क्लोजिंग कमेंट है, नया मुख्यमंत्री आपके लिए रास्ता साफ करेगा या फिर साफ करेगा? देखिए हमारा रास्ता तो एकदम जो सत्ता की तरफ बढ़ने का एकदम साफ है, क्योंकि पिछले 4 सालों में जो असफलताएं इस सरकार की हैं उसका ठीकरा आप त्रिवेंद्र सिंह रावत पे फोड़ करके उनको हटा करके जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, तो अजय जी क्लोजिंग कमेंट क्या है आपको कल के लिए? देखिए पता चलेगा कि टीएसआर की जगह डीएसआर है या कोई और नाम है, अनिल बलूनी जैसे कह रहे हैं। लेकिन अनिल बलूनी के ऊपर अपने कोई तोहमत नहीं लेना चाहेंगे कि वो विरोध कर रहे थे इसलिए उनको दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया गया। तस्वीरें साफ हो जाएंगी, इसको लेकर कल तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में हिस्सा लेने के, तमाम बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल इस चीज के लिए तस्वीर साफ हो जाएगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आप लोगों का हिस्सा लेने।